कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर जारी कर रहे होंगे। चलो तो हम आज देखते हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमारा बजट हाईलाइट का नेक्स्ट स्तंभ है नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म। तो हम एक एक करके इनको देखते हैं। चलो तो आइए एक एक करके हम इन चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे हैं। ये ग्रामीण शहरी भूमि संबंधी कार्य हैं, अर्बन एंड रूरल एंड अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शन। तो आइए, तो फर्स्ट है सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार यूनिक लैंड पार्शियली आइडेंटिफिकेशन नंबर और भू आधार फॉर ऑल लैंड्स। शहरी क्षेत्रों में जीपीआईएस मैपिंग के साथ भू अभिलेखों की डिजिटल किया जाएगा। यह जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत जो भी अभिलेख रिकॉर्ड वगैरह है उनको डिजिटल किया जाएगा। तो हम पहले ये देखते हैं मैप होता क्या है। मैप, ठीक है, मैप को समझते हैं। मैप होता है पृथ्वी के सतह के किसी भी भाग के जो स्थानों, नगरों, देशों, पर्वतों, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज़ पर लघु रूप में बनाना मानचित्र कहलाता है। मानचित्र दो शब्दों से मिलकर होता है, मान और चित्र। इन दोनों शब्दों से बनकर होता है जिसका मतलब होता है मान, माप और मूल्यों को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना। नेक्स्ट है हमारा कैडेस्ट्रल मानचित्र। कैडेस्ट्रल मानचित्रों का डिजिटलीकरण। तो हम पहले कैडेस्ट्रल का मतलब समझते हैं। कैडेस्ट्रल एक तरह से आप चकबंदी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये चकबंदी होती है। कैडेस्ट्रल का मतलब चकबंदी होती है, एक तकनीकी शब्द है जो भूमि सीमा और मूल्य स्वामित्व को दर्शाने वाले अभिलेखों की एक सूची होती है। कैडेस्ट्रल भूमि और भूधारकों के क्षेत्रों और मूल्यों का एक रिकॉर्ड होता है जो कराधान के उद्देश्य से, मतलब टैक्स के उद्देश्य से लगाया जाता है। अब अगला है हमारा वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उपप्रभाग का सर्वेक्षण करना। जो सर्वे ऑफ मैप सब डिवीज़न एज पर करंट ओनरशिप, मतलब जो भी वर्तमान में जो स्वामित्व है उनका सर्वेक्षण करना। नेक्स्ट है भू रजिस्ट्री बनाई जाएगी। आप रजिस्ट्री तो समझते हो कि इस लैंड की रजिस्ट्री होती है, उसके नाम होती है, इस मकान की रजिस्ट्री होती है। ऐसे किसान रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा, जो किसान होते हैं उनको भी रजिस्ट्री से जोड़ा जाएगा सभी को। और अगला है हमारा जलवायु वित्त पोषण के लिए टेक्सोनोमी, जलवायु अनुकूल और उपशमन से संबंधित निवेशों के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। तो इसको हम देखते हैं। टेक्सोनोमी फॉर क्लाइमेट फाइनेंस इनहेंस द अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल और फॉर क्लाइमेट अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। तो टेक्सोनोमी ये भी एक टेक्निकल शब्द है जिसका मतलब होता है वर्गीकरण का वैज्ञानिक। व्यापक अर्थ में इसको वर्गीकरण का वैज्ञानिक कहते हैं। ये ग्रीक शब्द से मिलकर बना होता है टेक्सिस का मतलब होता है व्यवस्था, सिस्टम, और नोमस का मतलब होता है कानून। तो अगला है हमारा एफडीआई और ओवरसीज निवेश। एफडीआई को सरल करने और ओवरसीज निवेश के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए प्रक्रिया सरलीकरण करना। अब पहले हम एफडीआई देखते हैं। एफडीआई होता क्या है। तो एफडीआई होता है वह विदेशी निवेश के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के साथ साथ नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी और नए कौशल, स्किल डेवलपमेंट, स्किल मैनेजमेंट का भी आगमन होता है। एफडीआई कहलाता है। इसका उद्देश्य होता है कि भाई जो घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तुओं, गुड्स और सर्विस के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। एफडीआई एक दीर्घकालिक होता है, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। और सेबी के अनुसार यदि किसी निवेशक को, सेबी के अनुसार हम देखते हैं, सेबी के अनुसार एफडीआई किसे कहते हैं, SEBI। सेबी के अनुसार एफडीआई यदि विदेशी निवेशक को निवेश के बाद किसी कंपनी का 10% या उससे अधिक शेयर प्राप्त हो जाता है तो उसे हम एफडीआई कहते हैं। और अब आप ये भी जानते होंगे कि एफडीआई दो प्रकार के होते हैं। तो ये था एफडीआई। नेक्स्ट है ओवरसीज। ओवरसीज होता है एक तरह से प्रवासी, जो लोग
समुद्र पार कार्य करने के लिए जाते हैं उनको प्रवासी बोलते हैं, या फिर आते हैं उनको प्रवासी बोलते हैं। अगला है हमारा एनपीएस वात्सल्य अवयस्कों के लिए माता पिता और अभिभावक द्वारा अंशदान की योजना। एनपीएस वात्सल्य, तो हम इसको देते हैं एनपीएस वात्सल्य। ये एक तरह से एक खाता खोला जाता है जो 18 साल तक के बच्चों का होता है। इसमें माता पिता निवेश कर सकते हैं। ये 18 साल तक माता पिता इसमें निवेश कर सकते हैं। 18 साल के बाद में ये सामान्य एनपीएस खातों की तरह चालू रहता है। अगला है हमारा डाटा संचालन में सुधार, आंकड़ों और सांख्यिकी का संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रबंधन करना। अगला है नई पेंशन योजना संगत समस्याओं का समाधान करने, आम नागरिकों के हितों की रक्षा करने तथा राजकोषीय दूरदर्शिता को बनाए रखने के लिए एक समाधान निकाला जाएगा। तो एनपीएस एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है। ये एनएसडीएल ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की भागीदारी से संचालित होती है। इसके अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक के आयु के निवासी या अनिवासी लोग या वेतनभोगी या स्वनियोजित तो लोग योजना से जुड़ सकते हैं। तो ये था हमारा अगला पीढ़ी के सुधार, मतलब नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। ये आज का हमारा बजट हाईलाइट था। तो हम आज देख सकते हैं कि हमारा ये बजट हाईलाइट कंप्लीट हो गया। अब हम आपको एक और इसका समराइज़ करके एक और नेक्स्ट कड़ी, जिसमें भाई कहाँ से पैसे आते हैं, कहाँ जाते हैं, कितना कितना इन्वेस्ट हुआ, ये सब देखेंगे। एजुकेशन में कितना हुआ, हेल्थ में कितना हुआ। और आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे लैंड करें, मतलब रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन करेंगे तो इससे क्या है कि हमको आसानी होगी टैक्स में भी, और इसको रिकॉर्ड रखने में भी। भाई कितनी फसल पैदा होती है, कौन सी जगह होती है, कौन सी जलवायु वहाँ पे, ये सब हमको रिकॉर्ड रखने में हमको बहुत आसानी होगी। तो चलो दोस्तों, आज का हमारा यही लेसन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सबको ये बहुत पसंद आया होगा। आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।